हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 एक दस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट जो है ये 7 करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़िए और पिछले वीडियो को देखिए। हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में जो पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आगे भी पूछने की ज्यादा से ज्यादा संभावना बनती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और यदि चैनल पर नया आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले जो है आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए डेली रात में 9 बजे, ठीक है, डेली रात में 9 बजे जो है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री एक वीडियो जो है अपलोड किया जाता है। तो डेली जुड़िए 9 बजे रात में और एक वीडियो देखिए। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि बहुत बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और ज्यादा कि आपकी जो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि बिहार पुलिस में यदि आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक है, यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा किस पर फोकस करना पड़ेगा, तो जीके जीएस पर जो है फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। कहा है क्या है कि जीके जीएस से ही जो आपका 80% जो है मार्क्स आने वाला है, ठीक है। जीके जीएस से ही आपका 80% मार्क्स आने वाला है। तो जाइए और 9 बजे रात में डेली एक वीडियो देखिए। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो प्रश्न संख्या पहला है कि व्यक्ति जो मदिरा सेवी होते हैं उसका यकृत जो है नष्ट हो जाता है क्योंकि, देखो उसका लीवर क्यों नष्ट हो जाता है। देखो व्यक्ति जो मदिरा सेवी होते हैं उसका मतलब जो है लीवर नष्ट हो जाता है क्योंकि यकृत जो है ना अधिक वसा को संचित करता है। क्या करता है, यकृत जो है ना अधिक वसा को जो है संग्रहित करता है, यानी कि संचित करता है, ठीक है। देखो अधिक वसा के मतलब संचयन से लीवर जो है धीरे धीरे मतलब क्या होता है, सड़ने लगता है, जिसको जो है ना लीवर सीरियस कहते हैं। क्या होता है, देखो अधिक वसा यदि हम संचयन से लीवर क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो सड़ने लगता है, जिसको हम लोग लीवर सीरियस कहते हैं। और लीवर जो है जो कि नाइट्रोजनी पदार्थ को क्या करता है, निष्कासित करने में मतलब सहायता करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो यदि किसी भी प्रश्न का आंसर यदि आप पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। और यदि ऐसा भी कोई प्रश्न होगा जो कि आपको समझ में नहीं आया हो तो जो हमसे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देते हैं और देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 2 नंबर की फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है। फेफड़े के चारों ओर जो झिल्ली होता है उसको क्या कहा जाता है। तो वो फेफड़ों के मतलब जो है चारों ओर जो झिल्ली होता है ना, उसको कहने का मतलब फुसफुस यानी कि फुसफुसावरण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। देखो इसे पलुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है ना क्या कहते हैं, तो इसे जो है पलुड़ा पलुड़ा के नाम से भी जो इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, पलुड़ा। और हृदय का वाह आवरण जो है ना क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम होता है। क्या होता है, ये जो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है कि इसको जो है हृदय का वाह आवरण यानी कि पेरिडियम, तो क्या होता है, पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि वसा का पाचन होता है, यानी कि वसा का पाचन जो है किसमें होता है। वसा का पाचन जो है ये किसमें होता है। देखो वसा का पाचन जो है यानी कि वायरस करता है, ठीक है। कौन करता है, तो वसा का पाचन जो है यह वायरस करता है, यानी कि कहने का मतलब जो है ना बाइल रस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वायरस रस भी उसको कहा जाता है। देखो पीत रस का निर्माण जो है ना, पीत रस का निर्माण यहाँ कहाँ पर होता है। देखो पीत रस का निर्माण जो है ये लीवर में होता है, कहने का मतलब जो है यकृत में होता है, ठीक है। ये भी याद रखना कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, तो यह जो लीवर में होता है। और पीत रस का कुछ गुण होता है, जैसे कि देख लो पहला गुण इसका क्या है, यदि पीएच मान जो है 7.5 से लेकर 8.5, कहने का मतलब जो है जल की जब जिसमें कि जल जो है ना क्या कहते हैं 86%, और पीत लवण जो है ना 2.8 मतलब 2.2% होता है, ठीक है, 8.2% होता है। और यह भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, जबकि वसा का क्या करता है, तो पायसीकरण करता है। यह जो है वसा का पायसीकरण करता है। और पीत रस जो है ना पित्ताशय में एकत्रित होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की, साधारण अस्थायी उत्तक यानी कि 3 प्रकार के हैं, यानी कि कौन कौन सा है। साधारण अस्थायी उत्तक जो है 3 प्रकार के होता है, कौन कौन सा होता है। तो ये मतलब कौन कौन सा है, तो जैसे देख लेते हैं। और यहाँ पर कुछ टाइपिंग जो है मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आंसर जो यहाँ पर क्या है कि पेरे ने कायमा, पहला हो जाएगा पेरे ने कायमा, और दूसरा हो जाएगा कुले ने कायमा, और तीसरा हो जाएगा अस्केलोना कायमा, यानी कि ऑप्शन यानी कि 3, ये 3 जो है ना मतलब इसको क्या कहा जाता है, साधारण अस्थायी उत्तक मतलब कहा जाता है इसको, ठीक है, साधारण उत्तक। देखो जबकि साधारण उत्तक जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एक मृत क्या कहते हैं मृदुतक होता है, जबकि एक स्थूल कोण होता है, और दूसरा क्या कहते हैं दृढ़ोक्तक होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना एक फाइकोलॉजी यानी कि सवाल का अध्ययन कहलाता है, इसको भी याद रखना है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में किया जाता है। ताकि बहुत बार जो है प्रश्न जो है पूछा हुआ है, ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 5 नंबर कि पतझड़ किसके द्वारा रोका जा सकता है। पतझड़ जो है यह किसके द्वारा हम रोक सकते हैं। पतझड़ को जो है किसके द्वारा हम रोक सकते हैं। तो पतझड़ को जो है ना साइटोकाइनिन के द्वारा रोक सकते हैं। किसके द्वारा रोक सकते हैं, तो पतझड़ को जो हम साइटोकाइनिन के द्वारा जो रोक सकते हैं। जबकि
जबकि पादप हार्मोन को इनके 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ऑक्सीजन, और दूसरा ऑक्सीजन नहीं बल्कि ऑक्सिन्स होता है, ठीक है, और दूसरा होता है जिबरेलिन्स, और तीसरा होता है साइटोकाइनिन, ठीक है। और जबकि वृद्धि रोधक यानी कि ये पादप हार्मोन का क्या है, एक प्रकार है, यानी कि साइटोकाइनिन, ठीक है। इसी के द्वारा जो है ना पतझड़ को मतलब जो है रोका जाता है। जबकि साइटोकाइनिन जो है ना, साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाला क्या है, एक हार्मोन है, इसे भी याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 6 नंबर की, स्पेम एक डैश है, यानी कि स्पेम जो है क्या है, स्पेम जो है एक डैश है। तो स्पेम जो है यह अवांछित ईमेल होता है, क्या है, यह एक प्रकार का जो है अवांछित ईमेल होता है। कहने का मतलब जो है कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर मतलब अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया ईमेल यानी कि संदेश स्पेम कहलाता है, ठीक है। जबकि स्पेम जो है समय तक कंप्यूटर नेटवर्क करने का मतलब डाटा को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है, और इंटरनेट की विशालता के कारण करने का मतलब स्पेम जो है भेजने वालों को मतलब क्या कहते हैं पकड़ पाना कठिन होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर कि इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक यानी कि कालिक यानी कि सूट के नाम से जाना जाता है। सूट के नाम से जाना जाता है। देखो विशिष्ट कणमय पदार्थ यानी कि वायु प्रदूषक करने का मतलब कालिक के नाम से जो है जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और कणिक के वायु प्रदूषक जो है ना ठोस तरल बिंदु कहने का मतलब मिश्रित होते हैं, जिनके कारण जो है कणों का आकार की दृष्टि जो है ना मतलब इसमें बहुत सारा विभाजित हो जाता है। पहला नंबर जैसे एरोसोल हो जाता है, दूसरा नंबर में आता है जैसे सूट और फ्यूम होता है, और तीसरा होता है फ्लाई एस। और जैसे हम बात करें कि विशिष्ट क्या कहते हैं कणमय पदार्थ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 8 नंबर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 8 नंबर प्रश्न है कि राणा टिग्राना किस जीव का मतलब वैज्ञानिक नाम है, किस जीव का जो है वैज्ञानिक नाम है। देखो ये एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है। जबकि ये भेड़िया क्या है, भेड़िया का मतलब जो है जीव वैज्ञानिक नाम क्या है भेड़िया का, तो इसको जो है ना केनिस लेप्स क्या कहते हैं, केनिस लप्स कहते हैं। केनिस केनिस लप्स क्या होता है, लप्स केनिस लप्स होता है, ठीक है। भेड़िया का रासायनिक नाम रासायनिक कहते हैं जीव मतलब वैज्ञानिक नाम होता है केनिस लप्स होता है। भेड़िया का क्या कहते हैं वैज्ञानिक नाम क्या है, केनिस लप्स है, इसे भी याद रखना है। जबकि तेंदुआ का होता है जैसे क्या कहते हैं पेनियोरा क्या होता है, पेनियोरा यानी कि पारडस होता है, क्या होता है पारडस तेंदुआ का होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि 9 नंबर प्रश्न है कि पक्षियों की इनमें से कौन सी मतलब प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति है जो कि गंभीर रूप से क्या है लुप्त प्राय है, यानी कि धीरे धीरे वो क्या हो रहा है लुप्त हो रहा है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये ग्रेट इंडियन वस्टर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये पक्षी जो है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है विलुप्त हो रहा है। देखो केंद्रीय पर्यावरण का मतलब केंद्रीय पर्यावरण यानी कि वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यानी कि 2016 में, कब, तो ये 2016 में मतलब राजस्थान गुजरात हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं महाराष्ट्र के साथ साथ मिलकर मतलब ग्रेट इंडियन यानी कि वस्टर्ड का कृत्रिम प्रजनन मतलब कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया, ठीक है 2016 के में, ठीक है। इसे भी याद रखना है, ठीक है। और WWF का मुख्यालय ये क्या कहते हैं WWF, इसे भी याद रखना है। WWF का मुख्यालय जो है ये ग्लैंड का मतलब स्विट्जरलैंड में है, ठीक है स्विट्जरलैंड में है। और ये 29 अप्रैल 1961 को यानी कि यूनियन के सहायक यानी कि संगठन विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF की स्थापना की गई है, ठीक है। कब किया गया है, तो ये 1961 में किया गया है, इसे भी याद रखना है 1961 में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो है क्या है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो है क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है NaCl, ठीक है। क्या होता है NaCl होता है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। और ये NaOH क्या है, NaOH जो है यह किसका मतलब ये जो देखो कास्टिक सोडा व्यावहारिक नाम है, जबकि रासायनिक नाम इसका क्या होता है सोडियम क्लोराइड, क्या है सोडियम क्लोराइड, क्या है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है NaOH होता है, ठीक है। और इसका व्यापारिक नाम पूछेगा तो कास्टिक सोडा, क्या है कास्टिक सोडा, इसे भी याद रखना। और साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है NaCl होता है, ठीक है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। इदुक्की बांध जो है यह जो है किस नदी पर बनाया हुआ बांध है। देखो यह पेरियार पर बनाया हुआ बांध है, पेरियार पर, ठीक है। देखो इदुक्की यानी कि पेरियार परियोजना जो है केरल राज्य में, किस राज्य में पड़ता है, यह जो केरल राज्य में है, ठीक है केरल राज्य में। जबकि हीराकुंड बांध, ठीक है हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर निर्मित है, जो कि यह विश्व का सबसे क्या है लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है, जो कि महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, महानदी पर हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, ठीक है।
निर्मित है। और विश्व का सबसे क्या है लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? यह हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर यानी कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो कि नागालैंड से संबंधित है? नागालैंड से देखो ये रेगमा, ये रेगमा जो है ना एक जनजाति है जो कि नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेगमा नागालैंड से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये बोंडा की बात कर ले हम, तो देखो ये बोंडा जनजाति जो है उड़ीसा कहाँ का है? करने का मतलब उड़ीसा का भी है, और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के पास यानी कि दक्षिण पश्चिम उड़ीसा की क्या है एक मलकानगिरी जिला के मतलब क्या है पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। ये भी एक मतलब क्या है जनजाति है बोंडा। ठीक है, ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 14 नंबर की एशिया का सबसे बड़ा बस यानी कि टर्मिनस कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस जो है ये कौन सा है एशिया का? देखो ये चेन्नई में स्थित चेन्नई मोफसिल यानी कि बस टर्मिनस है। क्या है? चेन्नई में स्थित है। ठीक है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनस ये क्या कहते हैं बस टर्मिनस है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन क्या कहते हैं केम्पोगेड़ा बस स्टेशन जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है, और महात्मा गांधी बस स्टैंड हैदराबाद को क्या कहते हैं इम्ब्लूमन बस स्टेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 15 नंबर की भारत की कोर सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज में मतलब निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल जो है नहीं है? देखो ये चीनी शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि चीनी जो है कि शामिल नहीं है। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 कोर सेक्टर उद्योग हैं। क्या है? 8 कोर सेक्टर उद्योग है, जिसमें से पहला जिसे मान लेते हैं पेट्रोलियम उत्पाद, मान लेते मतलब है ठीक है पेट्रोलियम उत्पाद, और दूसरा होता है विद्युत उत्पादन। देखो याद रखना है पहला पेट्रोलियम उत्पाद विद्युत उत्पादन, उसके बाद तीसरा स्टील उत्पाद, चौथा कोयला उत्पादन, और पांचवा कच्चा तेल उत्पादन, और छठा जो प्राकृतिक गैस उत्पादन होता है, जबकि सातवां सीमेंट उत्पादन होता है, और आठवां जो है उर्वरक उत्पादन होता है, जिसमें से ये चीनी जो है नहीं है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीनी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 16 नंबर की अफ्रीका में देखिए विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये जिम्बाब्वे क्या है जाम्बेजी क्या है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर। देखो अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला करीब बांध से क्या कहते हैं तो जाम्बेजी नदी पर ही निर्मित है। ठीक है, और जाम्बेजी नजर मतलब क्या ये नाइजर करने का मतलब जो ऑरेंज और लिम्पो और नदियों की मतलब क्या कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां होती हैं। सब क्या होती है प्रमुख नदियां होती हैं। और ये क्या कहते हैं जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियां जो है ना हिंद महासागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? ये हिंद महासागर में गिरती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 17 नंबर की इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है? देखो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। क्या? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। और ये मुलक्का राज यानी कि आनंद द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो कि कुली टूलिप्स एंड अवार्ड आदि ये सब मतलब आता है। ठीक है, और खुशवंत सिंह जो है इसके द्वारा जो पुस्तक लिखा हुआ पुस्तक है जैसे कि दिल्ली क्या है पुस्तक का नाम है दिल्ली ट्रेन टू पाकिस्तान, किसने? खुशवंत सिंह ने लिखा हुआ है। और जबकि क्या कहते हैं दी कंपनी ऑफ वुमन ये सब पुस्तक किसने लिखा है? तो ये खुशवंत सिंह ने लिखा है। ठीक है, तो जो बोल रहे हैं उसको याद रखना है तो कॉपी पेन में लेकर उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 18 नंबर कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान मरुस्थल जो है ये किस देश में स्थित है? टकला मरुस्थल वाह, तो ये चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चैना में स्थित है टकला मकान मरुस्थल। ठीक है, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो ये सहारा मरुस्थल क्या है? सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो ये सहारा मरुस्थल है। ठीक है, और ये अपना क्या कहते हैं थार मरुस्थल जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, थार मरुस्थल जो है ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है, जबकि पश्चिमी भारत और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान में फैला विक्टोरिया का मतलब सीडी सिंपल ऑस्ट्रेलिया की क्या कहते हैं मरुभूमि भूमि है। जबकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो ग्रेट कहते हैं विक्टोरियन है। ठीक है, और ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा करने का मतलब 25 सेंटीमीटर से कम होता है उसको क्या कहा जाता है? मरुस्थल की श्रेणी कहा जाता है। क्या कहेगा? तो उसको जो है मरुस्थल का श्रेणी कहा जाता है, जहां मतलब 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर जो है वहां पर जहां कम वर्षा होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो मरुस्थल की श्रेणी कहा जाता है। तो इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम जो है ये क्या है? एनी बेसेंट। उसका नाम क्या है? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम जो है वो एनी बेसेंट। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये कब हुआ था? तो ये 28 दिसंबर 1885 को
ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को किया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष जो है बोमेश चंद्र बनर्जी था। कौन था? तो बोमेश चंद्र बनर्जी। जबकि एओ ह्यूम को कांग्रेस पार्टी का जनक माना जाता था, जबकि एनी बेसेंट जो है इसे 1917 में, ठीक है, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली क्या कहते हैं भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। इसे भी याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये सरोजिनी नायडू थी। तो इसे भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 20 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास यानी कि पाथेर पांचाली का लेखक कौन है? देखो, विभूति भूषण। कौन था? तो ये विभूति भूषण, विभूति भूषण, विभूति भूषण है। ठीक है, जो कि पाथेर पंचायती उपन्यास जो कि इसे 1929 में, ठीक है, 1929 में यानी कि विभूति क्या कहते हैं बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, जिसे बाद में जो है ना सत्यजीत इसका जो है फिल्म यानी कि 1955 में बनाई गई थी। ठीक है, 1955 में फिल्म बनाई गई थी। किसके द्वारा? तो सत्यजीत के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जबकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत के महान उपन्यासकारों और कवियों में से एक थे और उनका महाकाव्य जैसे उपन्यास क्या कहते हैं आनंदमठ सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि प्रभावित था और भारत को अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंदमठ से ही मिला है। ठीक है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 21 नंबर की। इनमें से किसे कि पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पेन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। और 2020 में क्या कहते हैं तो ये 2020 में, ठीक है, 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। इसे भी याद रखना है कि 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो किसे दिया गया है तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। जबकि कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की क्या कहते हैं मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए कीजिए अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नांकित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक रहा है? सबसे अधिक रहा है लिंगानुपात। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तमिलनाडु राज्य में जो है लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। ठीक है, कहां पर रहा है तो ये तमिलनाडु राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, जिसमें अपना बिहार का एग्जाम हो सकता है, बिहार का पूछ ले तो बिहार का जनगणना जो है लिंगानुपात 918 कितना था? 918 था। इसे भी याद रखना है। और 2011 की जनगणना भारत का लिंगानुपात नहीं कि टोटल का पूछेगा तो 943। ठीक है, 943। और एक प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है कभी कभी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम राज्य में हरियाणा का जो है लिंगानुपात था। सबसे कम था कहाँ का? हरियाणा का था, जो कि 879। ठीक है, कितना था? 879, जो कि हरियाणा का सबसे कम है। इसे भी याद रखना है। और अपना बिहार का कितना है तो 918 है। और सबसे ज्यादा बात करें तो कहाँ का था? ये तमिल का था। तो सबको फैक्ट को जो है याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 13 क्या कहते हैं 23 नंबर प्रश्न है। ठीक है, कि अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, यानी कि अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य जो है क्या होता है? तो निर्यात को बढ़ावा देना। क्या होता है? तो निर्यात को क्या करना? बढ़ावा देना। देखो अवमूल्यन द्वारा कि क्या कहते हैं आयतकों को क्या कहता है हतोहित किया जाता है। जबकि भारत में अब तक 3 बार रुपया का अवमूल्यन क्या हुआ? ठीक है, किया जा चुका है 3 बार। ठीक है, तो इस सब फैक्ट को याद रखना है। 3 बार किया गया है, भारत में जो रुपया का अवमूल्यन जो है किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 24 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ये कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 25 नंबर कि तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तुलबुल जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो तुलबुल जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जबकि तुलबुल जल विद्युत प्रोजेक्ट भी भारत के पाकिस्तान के बीच क्या करता है? विभाजित करता है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, इसे भी याद रखना है। और बात करें कि तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो यह जो झेलम नदी पर। ठीक है, तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पर बना हुआ है। तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि 26 नंबर प्रश्न की पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, यानी कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? देखो बिहार का एग्जाम है, हो सकता है पूछ ले। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो ये कब हुआ है? देखो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1916 ईस्वी में हुआ है। जबकि उच्च न्यायालय एक्ट यानी कि 1861 में, उच्च न्यायालय एक्ट की बात करें तो यह जो है 1861 में
मतलब लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था, इसे भी याद रखना है कि हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था, मतलब उच्च न्यायालय एक्ट की स्थापना जो है 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था, जबकि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक हाई कोर्ट जो कि 1862 में स्थापित किया गया था, जबकि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना ये 1900 मतलब 16 में माना जाता है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय क्या कहते हैं पटना, बट ये उच्च न्यायालय की स्थापना जो 1916 में हुआ है, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न पूछता है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है, तो ये जो 1917 ईस्वी में हुआ है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है, तो 1917 ईस्वी में हुआ है, जबकि उच्च न्यायालय का वर्णन जो है अनुच्छेद है पटना में, ये उच्च न्यायालय का वर्णन जो है अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद जो है 214 से लेकर 232 के बीच किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 214 से लेकर 232 के बीच जो है ना, तो मतलब इसको उच्च न्यायालय की मतलब क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है, 214 से लेकर 232 के बीच में। तो इस फैक्ट को जो है याद रखना है, हो सकता है कन्फर्म यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 27 नंबर की रॉयल क्या है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का यानी कि फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था, सबसे पहला भारतीय कौन था ये पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहला भारतीय जो है ये कौन था, देखो श्रीनिवास रामानुजम, ठीक है, श्रीनिवास रामानुजम था, ठीक है। जबकि सीवी रमन इफेक्ट, ठीक है, थ्योरी ऑफ क्रिस्टल की खोज किया है, ठीक है, इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए कीजिए अगला प्रश्न जो कि 28 नंबर प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है ये पूछ रहा है, समवर्ती सूची का विषय है। तो ये आर्थिक एवं सामाजिक योजना क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक योजना है, ठीक है। समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसे भी याद रखना है। समवर्ती सूची का कहां से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान समय में जो समवर्ती सूची में लमसम 52 विषय हैं, कितने विषय हैं, तो ये 52 विषय है, इसे को बहुत अच्छा से याद रखना है, ठीक है। कितने विषय है, 52 विषय है। वर्तमान में जो समवर्ती सूची में कितने विषय है, 52 विषय है, जबकि ये समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है, तो यह जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 29 नंबर के भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान है, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। देखो ये भाग 9 में है, ठीक है, भाग 9 में और अनुच्छेद 243 में, देखो याद रखना है, ठीक है। भाग 9 और अनुच्छेद 243 में जो पंचायती राज से संबंधित है, और ये क्या कहते हैं, और 243 मतलब ये 243 मतलब भारतीय पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 243 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और पंचायती राज का आरंभ जो है ना कब हुआ था, तो इसे भी याद रखना है कि 2 अक्टूबर को हुआ है, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की नहीं मतलब कहां पर, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले जो पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को किया था, और कहां पर किया था, तो ये राजस्थान के राज था, ठीक है, जो कि नागौर जिला में किया था, राजस्थान के नागौर जिला में मतलब पंचायती राज का व्यवस्था सबसे मतलब जो पहले किया गया था। और यदि आप पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो इसका आंसर की नहीं बोले तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 9 में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 30 नंबर की लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक दार्शनिक तथा मित्र कौन है, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक और दार्शनिक तथा मित्र कौन है बताइए। देखो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, कि अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है। देखो ये ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राह्मण, ठीक है। देखो अशोक की शिलालेख की लिपि ब्राह्मणी, जबकि अशोक की शिलालेख जो है मुख्यतः ब्राह्मणी लिपि में, ठीक है। और ये अशोक का शिलालेख जो है ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और क्या कहते हैं अरमाइका में मतलब लिपि मिल सकता है, ठीक है। और भारत में शिलालेख का प्रचलन जो सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। और अशोक का 7वां अभिलेख जो कि सबसे लंबा है, इसे भी याद रखना, अशोक का 7वां अभिलेख जो है ना सबसे क्या है, लंबा मतलब माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 32 नंबर की संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखिए टोक्यो जापान में स्थित है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जो ये कहाँ पर स्थित है, ये टोक्यो जापान में जो है स्थित है, टोक्यो जापान में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है महासभा द्वारा की करने का मतलब 1972 में हुआ है, इसकी स्थापना 1972 में हुआ है, ठीक है। और टोक्यो जापान की राजधानी है, और यह जापान के मतलब होन्शु द्वीप का मतलब होन्शु एक द्वीप है, ठीक है, वहीं पर बसा हुआ है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जो कि आज यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, ताकि आपके दोस्त को भी फायदा हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।